यहाँ पे क्वेश्चन है CTT प्रिपरेशन 2022 के तहत क्वेश्चन सारा रखा गया है। सारा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। या क्वेश्चन नंबर मेन मैटर को देखिएगा, समझिएगा, इससे बड़ा बेनिफिट होगा सीटेट प्रिपरेशन में। इससे आपका रिजल्ट क्लियर भी हो सकता है। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? झटके से यानी जड़ के साथ गर्दन को आगे पीछे कर सकने वाला बर्ड कौन है? यहाँ सारा ऑप्शन दिए हुआ, कबूतर, कपोत यानी पीजन, तोता, पैरोट, उल्लू, आउल, मैना, मैना। अब इसमें सवाल देखिए, अपने गर्दन को झटके से, जहां झटके अगर लिखा हुआ तो इसका सही आंसर होगा मैना। अब मैना को करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? यानी 360 डिग्री एंगल तक जो है ना, कौन ऐसा बर्ड है जो पूरा चिड़िया जो अपना गर्दन को घुमा सकता है? तो यह कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो उल्लू को जो है ना, जो रात में जगता है, उल्लू। यहाँ है ब्रेल लिपि का उपयोग। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है कितने पर? बहुत सारा बिंदु दिया है, लेकिन सारे पर ध्यान न देकर आपको 6 बिंदुओं पर, आप लूडो खेलते हैं तो 6 आता है ना, छक्का, तो 6 बिंदुओं पर यह आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट और राइट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट, कितना जिम, वजन बढ़ जाता है या फैट हो जाता है, फैट टू फिट, तो हम जिम जाते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट है तो पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया उत्तराखंड है, तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो कछुआ पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा पानी में नहीं रहता, तो इसका राइट आंसर कौवा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, ये मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। सेकेंड दिया हुआ है कि मनाली जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसकी मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी, राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, इनमें मकानों का सही विवरण कौन है? तो सही विवरण हमको लगता है कि लेह लद्दाख वाला मैटर जो है ना, ये सही स्टेटमेंट है। राजस्थान वाला मैटर सही है, मनाली वाला रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर होगा ए और सी। सही आंसर होगा ए और सी, परफेक्ट है। क्योंकि लेह लद्दाख में मकान जो है पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं, एक स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर जो है धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं और यह राज्य है। तो ये देख लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा, तो यहाँ सारा ऑप्शन दिए हुआ असम। असम में सबसे अधिक बारिश होता है, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल असम। एक और देख लीजिए, यहाँ देखिए एक हाथी के बारे में स्टेटमेंट दिए हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हाथी और बच्चे होते हैं, पहला स्टेटमेंट। बी में दिया हो कि हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, बी स्टेटमेंट है। सी है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। डी ऑप्शन दिए हुआ, किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना है कि इसका स्टेटमेंट जो है, इस सही आंसर इसका लग रहा है कि सी और डी सही परफेक्ट आंसर है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। डी है कि किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सबसे अधिक फैसले लेती है, सी और डी राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? मधुमक्खी पालन जिससे हम लोग शहद बनते हैं, शहद निकालते हैं, शहद काफ़ी फेमस है।
मध, तो इस सारा ऑप्शन दिए हुआ है। तो मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, यह अक्टूबर से दिसंबर होगा। ठंड के मौसम में मधुमक्खी पालन, ध्यान रखिएगा, ठंडा के मौसम में मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी को पाला जाता है। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम। इसका हमेशा आंसर रखिएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसका परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं एक वो आरटी का अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, उसका हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके क्या क्या सही है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का ढांचा क्या होगा? 5+3+3+4, 53-34, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा और कक्षा 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? कक्षा 1 से 5वीं तक की चर्चा हो रही है, तो आरंभिक स्तर होगा ही, बुनियादी स्तर होगा, मध्य स्तर तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए और सी, यानी 3 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर एक और देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक के लिए निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? तो 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, राहत कार्य में लगती है, चुनाव संबंधी कार्य में लगती है, पल्स पोलियो कार्यक्रम में, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किए हुआ? 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जाता है, यह अनुच्छेद 21A है। यह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था 2001 में, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। कभी कभी यह भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 में कितने अनुभाग है? इसका आंसर है 38। आरटी अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है? तो इसका आंसर है 7। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो निजी विद्यालयों में आरक्षण के 25% आरक्षण की निजी विद्यालयों में बात की गई है, जिसके तहत जो है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो निजी विद्यालय में आरक्षण की बात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक स्तरीकरण को कम करना। इस लाइन को याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण को कम करना। अगला क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक को शामिल करने की चर्चा की गई है। कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 30:1, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यह क्वेश्चन को भी बता देते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, बबूल, सहतूत, इस सारा जो है ना रेगिस्तानी पौधा का नाम है। तो कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाह बलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां का होना, यह नहीं पाया जाता है, बाद बाकी सारा होता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है बी, विज्ञान ज्ञान की इकाई व ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईडब्ल्यूएस या ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? यानी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में तो सारा चीज़ आ जाता है, साइंस भी आ जाता है, सोशल साइंस भी आ जाता है, सोशल भी आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमको लगता है कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण तो यह होगा ही होगा। प्रेषित की जा रही जानकारी की प्राप्त करना, अधिगमकर्ता के बीच विचारों कौशलों को साझा करना, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डी और ए। सी, डी और ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, यानी सी, डी और ए। यहाँ है कि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? इसका बहुत ही परफेक्ट आंसर है कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। परिवेश वाला को टिक लगाइएगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, यानी जो ईवीएस सब्जेक्ट है वह बालक के परिवेश से मिलता है, संबंधित एक विषय है परिवेश। तो राइट आंसर सी, परफेक्ट आंसर है सी। ऑप्शन सी पर टिक लगा। धन्यवाद।